लिटरेरी टेक्स्ट का स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कैसे करेंगे? आज की वीडियो में हम इस पे डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। होप आप लोग खैर आफियत से होंगे। पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एडवर्टाइजमेंट का स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कैसे करेंगे, और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि पॉलिटिकल स्पीचेस का स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कैसे करेंगे। और आज की ये तीसरी वीडियो है और आखिरी वीडियो है जिसमें डिस्कस करेंगे कि लिटरेरी टेक्स्ट का स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कैसे करते हैं। बाकी सारी जो है वो वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर उनके बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो देख लीजिएगा। Stylistic analysis of literary text involves unraveling the language, structure, and literary devices used by the authors to convey meaning and create a specific artistic effect. यानी जो लिटरेरी टेक्स्ट का स्टाइलिस्टिक एनालिसिस होता है वो क्या होता है कि जो टेक्स्ट को अनरेवल करना, उनके हिडन मीनिंग को डिस्क्लोज करना, कैसे लैंग्वेज को एनालाइज करके, स्ट्रक्चर को एनालाइज करके, जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई उस टेक्स्ट के अंदर उनको एनालाइज करके ये देखना राइटर या ऑथर है वो किस तरह आर्टिस्टिक इफेक्ट क्रिएट करता है मुख्तलिफ डिवाइसेस को यूज करके। पहले हम ये देखते हैं कि स्टाइलिस्टिक एनालिसिस का रोल क्या होता है लिटरेरी टेक्स्ट को समझने में। द रोल ऑफ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस इन uncovering the unique voice, artistic choices, and thematic nuance within the literary text। यानी जो स्टाइलिस्टिक होता है, स्टाइलिस्टिक एनालिसिस है, जो आर्टिस्टिक चॉइसेस हैं, जो थीमेटिक वेरिएशंस हैं, यूनिक जो वॉइसेस हैं, उनको इवेल्यूएट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, देखते हैं। और क्या देखते हैं? हाउ स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल एस्थेटिक एंड कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द टेक्स्ट। यानी टेक्स्ट का जो ओवरऑल एस्थेटिक वैल्यूज हैं, ये इम्पैक्ट है, उसके अंदर इन तमाम चॉइसेस का क्या रोल होता है। पहले क्या काम करते हैं हमने? सबसे पहले क्या करना होता है? सिलेक्टेड टेक्स्ट। टेक्स्ट सिलेक्ट करना भी दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस, क्योंकि जो टेक्स्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं it must have some stylistic elements. It should be rich with stylistic elements. It must have some varieties, variations. अगर आप सिंपल प्लेन वर्ड्स की पोएम को उठाओगे तो इसमें आपको वो रिजल्ट नहीं मिल सकते हैं। तो व्हेन यू हैव सिलेक्टेड टेक्स्ट, रीड इट थॉरली। गौर से पढ़ें, समझे, देखें कि उसके एस्थेटिक वैल्यूज क्या क्या हैं, उसको वो किस तरह उसका स्टाइलिस्टिक या एस्थेटिक एक्सप्रेशन है वो क्या है। कंसिडर व्हाट द जॉनरा इज, who is the author, what is the historical background, what is the historical context of the text, what are the personal interest आपकी अपनी राइटर की हो सकती हैं, जो आप इवेल्यूएट कर रहे हैं उसकी क्या हो सकती हैं। गो फॉर दिस वन। ओके, देन क्या करोगे? आफ्टर सिलेक्टिंग द टेक्स्ट, गो फॉर द जॉनरा, उसको समझो। डिटरमिन द जॉनरा ऑफ द लिटरेरी टेक्स्ट एंड कंसिडर द हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज रिटन। यानी जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट कर ली है, कोशिश करो कि उस टेक्स्ट का हिस्टोरिकल पस मंजर आपको पता चल जाए, उसका कल्चरल एस्पेक्ट पता चल जाए, उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए। जब आपको पता चल जाएगा इन कॉन्टेक्स्ट के बारे में, इट वुड हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द एस्पेक्ट्स प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू द ऑथर चॉइसेस। जब आपको कल्चरल, सोशल या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का आइडिया हो जाएगा तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा उस राइटर की या उस ऑथर की चॉइसेस को समझना कि उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन कौन सी चॉइसेस जो हैं वो इस्तेमाल की होंगी, की जा सकती हैं। नेक्स्ट में क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग ऑथर्स बैकग्राउंड। एक्सप्लोर ऑथर्स बैकग्राउंड, लाइफ एंड इन्फ्लुएंसेस। गो के बहरास्त स्टाइलिस्टिक के अंदर बैकग्राउंड का या लाइफ का असर नहीं होता या उसका जो है रोल नहीं होता, लेकिन अंडरस्टैंड करने में जो उसकी चॉइसेस हैं उसको अंडरस्टैंड करने में जो ऑथर है उसकी बैकग्राउंड, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी इन्फ्लुएंसेस काफी हद तक आपके लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं। डिस्कस हाउ authorial choices may be influenced by cultural, social and personal factors। जिन हालात के अंदर, जिन सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर राइटर वो रह रहा है, लिख रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो जो राइटर है
वो उनसे डिवाइड होके, उनसे अलग थलग होके लिख सके, क्योंकि राइटर्स और पोएट्स आर यूजुअली वेरी सेंसिटिव पीपल. What they realize, what they feel, they reflect those things, रिएक्शंस थ्रू राइटिंग. तो उस राइटिंग को जो है वो राइटिंग रिफ्लेक्शन होती हैं उनके एटमॉस्फेयर की, कल्चर की, उनकी परसेप्शन की, उनकी कॉग्निशन की, उनकी अंडरस्टैंडिंग की. तो अगर हमें उसकी बैकग्राउंड का कुछ अंदाजा हो जाए तो हमें उसकी जो चॉइसेस हैं उसको समझने भी काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है. ओके, अब हम क्या करेंगे, जब हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, जब हमने उसकी बैकग्राउंड देख ली, जब हमने टेक्स्ट की बैकग्राउंड देख ली, तो क्या करेंगे, वी विल गो फॉर नरेटिव पर्सपेक्टिव. अब नरेटिव पर्सपेक्टिव से क्या मुराद होता है, द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टोरी. जो स्टोरी है, जो नॉवल है, जो आपकी लिटरेरी टेक्स्ट है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अबाउट व्हाट दिस पोएम इज, ओवरऑल उसको किसके बारे में है उसको देखेंगे. Consider how the chosen perspective influences the reader's experience and understanding. यानी जो राइटर का पर्सपेक्टिव है, जो उसने नैरेटिव बयान किया है, ये नैरेटिव सेट किया हुआ है, वो reader पे किस तरह असरअंदाज होगा, उसके एक्सपीरियंस पे, उसको अंडरस्टैंडिंग जो है ना, उसको अंडरस्टैंड करने में उसका क्या रोल हो सकता है, उसको देखो. जब आपने ये कर लिया तो फिर क्या करोगे, एनालाइज डिक्शन एंड चॉइसेस. स्क्रूटिनाइज द ऑथर्स वर्ड चॉइसेस एंड डिक्शन. ऑथर ने कौन से वर्ड यूज किए हुए हैं, उसकी डिक्शन कौन सी है, इसको देखो. उसकी जो लिंग्विस्टिक चॉइसेस हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं. एंड एनालाइज हाउ स्पेसिफिक टर्म्स लाइक वोकैबुलरी एंड टोन कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल स्टाइलिस्टिक इफेक्ट. यानी जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट की है उसके अंदर जो वोकैबुलरी यूज की गई है, जो लेक्सिकल चॉइसेस यूज की गई हैं, वो चॉइसेस किस तरह जो स्टाइलिस्टिक इफेक्ट है उस टेक्स्ट का उस पर असरअंदाज होती हैं, या उसको किस तरह रिफ्लेक्ट करती हैं, या उनका क्या रिलेशन है, या वो स्टाइलिस्टिक इफेक्ट को किस स्टाइलिस्टिक इफेक्ट में किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, ये आप देखोगे. उसके बाद क्या करोगे, एग्जामिनिंग टेक्स्ट एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर है. जब हमने डिक्शन देख ली, जब हमने उसको बैकग्राउंड आइडिया हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट सेंटेंस स्ट्रक्चर है. जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है वो उसको देखेंगे. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, उसके पंक्चुएशन क्या है, इसकी वीडियो पहले बनी हुई है, वो लिंक में मौजूद है, आप उसको देख सकते हो. उनका रोल क्या होता है, लेक्सिकल चॉइसेस का, फिगरेटिव लैंग्वेज का, या जो पंक्चुएशन या सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका क्या रोल होता है, इम्पैक्ट होता है, उसके बारे में आप देख सकते हो. तो इन स्ट्रक्चर का क्या असर होता है. एनालाइज रिदम, फेसिंग एंड ओवरऑल फ्लो ऑफ द प्रोज. ये जो भी प्रोज है, जो भी टेक्स्ट है, उसके अंदर पेसिंग क्या, रिदम क्या है, इनके अंदर पंक्चुएशन का क्या रोल होता है, ये तो ये किस तरह रिफ्लेक्ट कर रही हैं उसको, रिदम को, या उसको एग्जिबिट करती हैं, ये जो है ना शो करती हैं. आइडेंटिफाइंग लिटरेरी डिवाइसेस है. अब जब आपने उसकी वोकैबुलरी को कर लिया है, डिक्शन को देख लिया है, तो उसकी आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लिया, तो अब क्या करो, लेक्सिकल डिवाइसेस देख दो, लिटरेरी डिवाइसेस देखो. अब क्या करो, आप उसकी लिटरेरी डिवाइसेस देखो. एक्सप्लोर द यूज ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस सच एज मेटाफर, सिमिलीज, इमेजरी, सिंबलिज्म, इलिटरेशन. इनको देखो कौन कौन सी हैं. अगर इनके बारे में नहीं पता तो वीडियो में लिंक मौजूद है, आप उधर जाकर देख लीजिएगा. तो हाउ दीज कंट्रीब्यूट टू द स्टाइलिस्टिक इफेक्ट ऑफ ए टेक्स्ट. डिस्कस हाउ दीज डिवाइसेस एनहांस द आर्टिस्टिक एंड थीमेटिक एलिमेंट्स ऑफ द टेक्स्ट. यानी ये जो सारी डिवाइसेस होती हैं, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट का थीमेटिक एलिमेंट या उसका जो आर्टिस्टिक एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह एनहांस करते हैं, ये आप देखो. फिर क्या करोगे, क्या करो, अंडरस्टैंडिंग फिगरेटिव लैंग्वेज. डिस्कस यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इंडिकेटिंग मेटाफर, सिमिलीज, पर्सोनिफिकेशन है. जब आपने आइडेंटिफाई कर लिए फिर उनको डिस्कस करो, तो व्हाट द रोल दे हैव इन अ पर्टिकुलर टेक्स्ट. उस टेक्स्ट जो आप एनालाइज कर रहे हो, उस टेक्स्ट के अंदर इन जो चॉइसेस का क्या रोल है एस्थेटिक वैल्यू के अंदर. एनालाइज हाउ फिगरेटिव लैंग्वेज कंट्रीब्यूट्स टू द इमेजरी एंड डेप्थ. जो इसकी इमेजरी है, जो इमेजरी इस्तेमाल की गई है, जो सिंबलिज्म यूज किया गया है, उनको मजीद एनहांस करने के लिए रोल है इन चॉइसेस का, फिगरेटिव लैंग्वेज का. फिर क्या करोगे, एनालाइज डायलॉग एंड स्पीच पैटर्न्स. अब लाजमी नहीं है कि सारी चीजें एक में मौजूद हों.
डायलॉग हो सकता है कि पोएम में तो डायलॉग होते नहीं है, तो प्रोज के अंदर जो आपके पोएम में डायलॉग नहीं होते हैं और पोइट्री के अंदर प्रोज नहीं होती है, तो या सारे एलिमेंट मौजूद हो सकते हैं एक टेक्स्ट के अंदर, ये नहीं मौजूद नहीं होती हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज दोनों में हो सकती है, डिक्शन दोनों में हो सकती है, सिंटेक्स दोनों में हो सकती है। तो जो चीज़ अवेलेबल है आप उसको आप देखो। तो क्या करो, कैरेक्टर डायलॉग को देखो, व्हाट हाउ दे कंट्रीब्यूट, जो कैरेक्टर्स डायलॉग्स में जो लैंग्वेज है, जो डायलॉग्स हैं वो किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल मीनिंग के अंदर। एक्सप्लोर द यूज ऑफ स्पीच पैटर्न्स, इडियोसिंक्रेसीज एंड लिंग्विस्टिक नुआंस। इडियोसिंक्रेसी क्या होती है? इंडिविजुअलिटी होती है, जो उसने वैरायटी यूज की है लिंग्विस्टिक पैटर्न्स की, लिंग्विस्टिक चॉइसेस की, वो क्या है। जो स्पीच पैटर्न है वो स्पीच का पैटर्न क्या है, इसको आप एनालाइज कर लो। फिर क्या करो, इवेल्युएट ग्रामर एंड पंक्चुएशन। जो पंक्चुएशन का रोल है वो क्या होता है। पंक्चुएशन आर वेरी क्रिटिकल, दे प्ले अ वेरी की रोल मीनिंग को शेप करने में, मीनिंग को चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। अगर आप पंक्चुएशन वाली वीडियो देखोगे तो उसमें एग्जांपल दी हुई है कि सिर्फ एक कॉमिंग की प्लेसमेंट से फिक्रे का टोटली मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। एनालाइज द यूज ऑफ पंक्चुएशन एंड ग्रामर। जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में सिंटैक्स होता है और सिमेंटिक होता है, ये दो एस दोनों शामिल मिल होकर ग्रामर बनती है। यानी मीनिंग जो सिमेंटिक्स फील्ड है, जो सिमेंटिक्स है उसका क्या रोल है और सिंटैक्स का क्या रोल होता है। नोट इफ देयर आर अनकन्वेंशनल यूजेस और स्पेसिफिक पैटर्न्स दैट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल स्टाइलिस्टिक इफेक्ट। अगर एक पर्टिकुलर जो है फॉर्मेटी तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन जो सबसे अहम फीचर क्या होता है, जो रूटीन से हट के होता है, जो यूनिकनेस होता है। लास्ट में डिविएशन, डिविएशन का मतलब नहीं कि वो अगेंस्ट जाए, कोई जो न्यू चीज को उसको फॉलो कर रहा है जिसमें अनकन्वेंशनल चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, अनकन्वेंशनल यूज ऑफ चॉइसेस का है या स्पेसिफिक पैटर्न का है, उसको देखो। फिर क्या करोगे, एग्जामिनिंग टोन एंड मूड। डिटरमिन द ओवरऑल टोन एंड मूड ऑफ द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट का मूड क्या है, हाउ द पर्सन, हाउ द ऑथर हैज डेल्ट विद द कैरेक्टर्स ऑफ टेक्स्ट, उसको क्या किया है। हाउ स्टाइलिस्टिक चॉइसेस कंट्रीब्यूट टू द इमोशनल एटमॉस्फेयर, वो उसका ह्यूमरस है, इमोशनल है, सीरियस है, उसकी टोन कौन से है, उसका मूड क्या है, उसको आप जानने की कोशिश करो। और वो कौन सी चॉइसेस हैं जो उसके मूड को इफेक्ट करती हैं, जो उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। इवेल्युएट पॉइंट ऑफ व्यू एंड पर्सपेक्टिव है, मैंने पहले भी बात की है, ऊपर भी बात की है। जो स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उस टेक्स्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको देखो, उसकी नैरेटिव पर्सपेक्टिव क्या है, उनको देखो। थर्ड पर्सन यूज किया गया है, फर्स्ट पर्सन यूज किया गया है, और हाउ द टेक्स्ट हैज बीन प्रेजेंटेड, हाउ द थीम हैज बीन प्रेजेंटेड, हाउ चूजन पर्सपेक्टिव शेप्स द रीडर्स एक्सपीरियंस। जो रीडर को क्या इफेक्ट करता है, रीडर की चॉइस पे, रीडर की अंडरस्टैंडिंग पे वो किस तरह असरअंदाज होती हैं। नैरेटिव पर्सपेक्टिव है, ये रीडर की चॉइस पे या रीडर की अंडरस्टैंडिंग पे। फिर एक और अहम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपेयर द चोजन लिटरेरी टेक्स्ट विद compare the chosen literary text with other works by the same author or within the same genre। आपने जो एक राइटर या ऑथर चुना हुआ है, उसकी डिफरेंट टेक्स्ट हैं, डिफरेंट जॉनरास उसने काम किया हुआ है, उसको एनालाइज कर लो, चैसे अंदाजा हो जाएगा कि उसकी वैरायटी कौन सी यूज करता है, या उस पर्टिकुलर जॉनरा के अंदर, पर्टिकुलर एरा के अंदर अगर और ज्यादा राइटर अवेलेबल हैं जिन्होंने काम किया हुआ है, उनके टेक्स्ट को आप एनालाइज कर लो। डिस्कसिंग रिकरिंग स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स और यूनिक अप्रोचेज है, यानी कौन कौन सी चीजें जो रिपीट हो रही हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो फीचर्स है वो यूनिक है। यानी कौन से फीचर्स हैं जो आपके जो इन हैंड राइटर है, ये ऑथर है, उसने रिपीट किए हुए हैं, यूज किए हुए हैं, और कौन से अप्रोचेज हैं जो उसकी या उसके चॉइसेस हैं जो यूनिक है, रूटीन सेट के हैं। कंक्लूजन में हम बात करते हैं, समराइज अगर करें तो हमने क्या किया है कि हमने जो टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद जो टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट देखा, राइटर के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश की, जो डिक्शन है उसको देखा, सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर देखा, डायलॉग देखा, फिगरेटिव लैंग्वेज देखी, उसके बाद जो मुख्तलिफ जो नैरेटिव है उसका, जो उसका टेक्स्ट का नैरेटिव है उसको देखा, और किस तरह ये नैरेटिव जो है ये बिल्ड करते हैं थीम को, या किस तरह ये एनहांस करते हैं जो रीडर है उसकी अंडरस्टैंडिंग को, और किस तरह ये एस्थेटिक वैल्यू को क्रिएट करने में अपना रोल अदा करते हैं।
आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है, समझ नहीं आई, तो आप कहिएगा, तो फिर आप कमेंट में लिखिएगा, उस पे कोशिश करेंगे कि दोबारा अलग वीडियो बना लें। अगर आपने इसमें से कुछ सीखा हो, कोई आपको चीज़ समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।